सुशील शर्मा अपने टाइम में यूथ पॉलिटिक्स का जाना माना चेहरा था। उसने कॉलेज प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन बनाई थी। बाद में वो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बना। नैना साहनी, उसकी वाइफ, भी पॉलिटिकल सर्कल्स में एक्टिव थी, ऐसा कहा जाता है। वो काफी टाइम से साथ थे। उनका रिलेशनशिप 1990 या 91 के आसपास शुरू हुआ था। उनके रिश्ते को लेकर रिपोर्ट्स अलग अलग थीं। कुछ उन्हें लाइव इन पार्टनर्स बताते थे, तो कुछ कहते थे कि उनकी बाकायदा शादी हुई थी। ये थोड़ी सी एम्बिग्यूटी शायद उनकी पर्सनल लाइव्स की उलझनों की तरफ इशारा करती थी, वो उलझनें जो जल्द ही एक दुखद तरीके से सामने आने वाली थीं। उनकी पब्लिक इमेज उनकी प्राइवेट लाइफ में चल रही उथल पुथल से बिल्कुल अलग थी, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं था। सुशील शर्मा और नैना साहनी के रिश्ते में सीरियस प्रॉब्लम्स थी। सुशील शर्मा के मन में गहरे शक पनपने लगे थे। उसे यकीन हो गया था कि नैना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जिस आदमी पर उसे शक था, उसका नाम मतलूब करीम था। मतलूब करीम, सुनने में आया है, सुशील और नैना दोनों का जानने वाला था। कहा जाता है कि वो नैना का क्लासमेट और कांग्रेस पार्टी में साथ काम करने वाला था। इन शकों ने उनके रिलेशनशिप पर एक गहरा साया डाल दिया था, जिससे मिसट्रस्ट और टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। ये जलन और पॉसेसिवनेस आखिर में उन भयानक घटनाओं में क्रिटिकल रोल निभाने वाली थी, जो उनके रिलेशनशिप को एक खतरनाक मोड़ पर ले आई। 2 जुलाई 1995 की रात इस मुश्किल कहानी में एक ऐसा मोड़ लाई जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उस शाम सुशील शर्मा ने नैना साहनी को फोन पर बात करते हुए पाया। उसका शक तुरंत गहरा गया और उसे लगा कि वो मतलूब करीम से बात कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैना के फोन रखने के बाद सुशील शर्मा ने लास्ट नंबर रीडियल किया। उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ जब दूसरी तरफ से कथित तौर पर मतलूब करीम ने फोन उठाया। इस बात पर सुशील और नैना के बीच तीखी बहस छिड़ गई। शायद एक दूसरे पर इल्जाम लगाए गए और सिचुएशन तेजी से कंट्रोल से बाहर हो गई। ये टकराव, जो सुनने में आया है, शराब और शर्मा के गहरे शक की वजह से और बढ़ा एक दुखद अंजाम तक पहुंच गया। बहस अपने हिंसक और खौफनाक अंजाम पर पहुंची, जिसे बेकाबू गुस्से का दौरा बताया गया। उसमें सुशील शर्मा ने एक जानलेवा काम कर दिया। उसने अपनी लाइसेंस्ड 32 बोर की रिवॉल्वर से नैना साहनी पर फायर किया। गोलियां जानलेवा साबित हुईं। नैना साहनी ने अपने जख्मों के आगे दम तोड़ दिया। वो अपने पति के पॉसेसिव गुस्से और इमोशंस को कंट्रोल न कर पाने का शिकार बन गई। अपने किए की भयानक सच्चाई और नैना की लाश को देखकर सुशील शर्मा का दिमाग फौरन इस तरफ गया कि वो इस भयानक क्राइम को कैसे छिपाए। उसने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का मनहूस फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसके कारण आगे आने वाले घंटों में और भी चौंकाने वाली और भयानक घटनाएं हुईं। मर्डर करने के बाद सुशील शर्मा का पूरा फोकस नैना साहनी की बॉडी को ठिकाने लगाने पर आ गया। उसने ध्यान से उसकी बॉडी को लपेटा, शायद एक चादर या किसी और चीज में जो वहां मौजूद थी। फिर वो उसकी बॉडी को गोल मार्केट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लैट्स वाले अपने घर से ले गया। इस भयानक काम के लिए उसने बगिया रेस्टोरेंट को चुना, जो अशोक यात्री निवास होटल में था। कहा जाता है कि सुशील शर्मा इस रेस्टोरेंट का को ओनर था, जिससे उसे वहां आने जाने की इजाजत और कुछ हद तक कंट्रोल भी था। रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार इस खौफनाक प्लान में शामिल हो गया, चाहे अपनी मर्जी से या दबाव में, और सबूत मिटाने की अगली कोशिश में मददगार बन गया। बगिया रेस्टोरेंट में सुशील शर्मा ने नैना की बॉडी को ठिकाने लगाने की एक खौफनाक और बेचैन करने वाली कोशिश शुरू की। उसने रेस्टोरेंट के टैंडूर का इस्तेमाल करने का फैसला किया, एक बड़ा गोल मिट्टी का ओवन जो आमतौर पर रोटी और दूसरी इंडियन डिशेस बनाने के काम आता है। केशव कुमार की मदद से शर्मा ने नैना साहनी की बॉडी को टैंडूर में डाल दिया। सुनने में आया है कि उन्होंने बॉडी को जलाने के लिए लकड़ी और काफी मात्रा में घी का इस्तेमाल किया। मकसद साफ था, नैना साहनी और अपने किए गए क्राइम के सारे निशान मिटा देना। ये काम न सिर्फ अपनी प्रकृति में भयानक था, बल्कि मर्डर के बाद शर्मा की बेचैन दिमागी हालत का भी साफ इशारा था। रेस्टोरेंट के टैंडूर में एक इंसान की बॉडी को जलाने की यह कच्ची कोशिश ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी। जैसे जैसे आग जलती गई, टैंडूर और रेस्टोरेंट की चिमनी से गाढ़ा तीखा धुआं निकलने लगा। एक बहुत ही परेशान करने वाली और गंदी बदबू आसपास के इलाके में फैलने लगी, जिससे आसपास के लोगों को अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। रात के करीब 11 बजे थे जब दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल नजीर कुंजू, जो एक होमगार्ड अब्दुल नजीर के साथ रूटीन पेट्रोल पर थे, ने बगिया रेस्टोरेंट से निकलती अजीब तरह से ऊंची लपटों और तीखे धुएं पर गौर किया। इस बेचैन करने वाले नजारे और बदबू से उनका शक तुरंत गहरा गया और उन्होंने इस हंगामे की वजह जानने के लिए जांच करने का फैसला किया।
रेस्टोरेंट परिसर में जांच के लिए घुसने पर पुलिस ऑफिसर्स के सामने एक चौंकाने वाला और भयानक मंजर था। उन्होंने टेंडूर के अंदर नैना साहनी की आधी जली हुई बॉडी देखी। बॉडी को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश नाकाम हो गई थी। केशव कुमार, रेस्टोरेंट का मैनेजर जिसने शर्मा की मदद की थी, मौके पर मिला और पुलिस ने उसे फौरन अरेस्ट कर लिया। लेकिन सुशील शर्मा खुद पुलिस के पकड़ने से पहले रेस्टोरेंट से भागने में कामयाब हो गया था। वो फरार हो गया और पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू हो गई। 8 दिनों तक सक्सेसफुली अरेस्ट से बचने के बाद सुशील शर्मा ने आखिरकार 10 जुलाई 1995 को बेंगलोर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और बाद में उसे दिल्ली वापस लाया गया। नैना साहनी के मिले अवशेषों का शुरुआती पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जांच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहला कदम था। यह पहला ऑटोप्सी दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की एक टीम ने किया था। उनकी शुरुआती फाइंडिंग्स, जैसा कि उस टाइम रिपोर्ट किया गया था, ये बताती थीं कि मौत का कारण बुरी तरह जलना था। अगर यही आखिरी फैसला होता तो ये कानूनी कार्रवाई का रुख काफी बदल सकता था। इसका मतलब ये था कि नैना साहनी शायद जिंदा थी जब उसे टेंडूर में डाला गया, जिससे सुशील शर्मा पर डायरेक्ट मर्डर का चार्ज कमजोर हो सकता था। इस इनिशियल रिपोर्ट से काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ और साफ केस बनाने की कोशिश कर रही जांच एजेंसीज के लिए एक फौरी चुनौती खड़ी हो गई। पहली ऑटोप्सी रिपोर्ट के फाइंडिंग सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को ठीक नहीं लगे और इससे कई अहम सवाल खड़े हुए। केस के हाई प्रोफाइल होने और मौत के आसपास के संदिग्ध हालातों को देखते हुए एक ज्यादा थॉरो और पक्की फोरेंसिक जांच को बिल्कुल जरूरी समझा गया। इन चिंताओं को देखते हुए दिल्ली के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर पी.के. दवे ने दूसरा ऑटोप्सी कराने का अहम फैसला लिया। यह फैसला जांच में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसका मकसद किसी भी बचे हुए शक को दूर करना और नैना साहनी की मौत का सही कारण और तरीका ज्यादा यकीन के साथ पता लगाना था। इस दखल ने बिना लाग लपेट के सच सामने लाने की कमिटमेंट को दिखाया। इंपॉर्टेंट दूसरा ऑटोप्सी करने के लिए फॉरेन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक नई हाईली क्वालिफाइड टीम बनाई गई। इस टीम को खास तौर पर डॉक्टर टी.डी. डोगरा हेड कर रहे थे, जो इंडियन फोरेंसिक मेडिसिन के जाने माने नाम थे और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी AIIMS से थे। टीम में इम्पार्शियलिटी और थॉरोनेस पक्की करने के लिए अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल्स के 2 और सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल थे। नैना साहनी के अवशेषों की उनकी दोबारा जांच बहुत ज्यादा सावधानी से और पूरी तरह से की गई। इस डिटेल्ड ऑटोप्सी के दौरान टीम ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्हें नैना साहनी की बॉडी में 2 गोलियां फंसी हुई मिली। एक गोली उसके सिर से और दूसरी गर्दन से मिली, जिससे गन शॉट बाउंड्स का पक्का सबूत मिला। दूसरे ऑटोप्सी में गोलियों के मिलने से क्राइम की पूरी समझ ही बदल गई। इससे ये बात बिना किसी शक के साबित हो गई कि नैना साहनी को टेंडूर में डालने से पहले गोली मारी गई थी। इसलिए उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश मर्डर के सबूत मिटाने की एक साफ कोशिश थी। फोरेंसिक की इस बड़ी कामयाबी को इंडियन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना गया। इसने बिना किसी शक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को साबित करने में मेहनती और एडवांस फोरेंसिक साइंस की बेहद जरूरी भूमिका को मजबूती से दिखाया। इस मजबूत नए सबूत के साथ दिल्ली पुलिस ने 27 जुलाई 1995 को तय सेशंस कोर्ट में सुशील शर्मा के खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट दायर की, जिससे उसके ट्रायल का रास्ता साफ हो गया। नैना साहनी के मर्डर के लिए सुशील शर्मा का ट्रायल सेशंस कोर्ट में शुरू हुआ और कई सालों तक चला। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बहुत ध्यान से पेश किया, खास तौर पर जमा किए गए इंपॉर्टेंट सबूतों पर भरोसा करते हुए, खासकर दूसरे ऑटोप्सी रिपोर्ट के पक्के फाइंडिंग्स पर। लंबी सुनवाइयों और कई गवाहों की जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने 7 नवंबर 2003 को अपना फैसला सुनाया। सुशील शर्मा को अपनी वाइफ नैना साहनी के मर्डर का दोषी पाया गया। क्राइम की बेरहमी और सबूत मिटाने की कोशिश को देखते हुए कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। उसके साथ ही रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को बॉडी ठिकाने लगाने की कोशिश में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। ट्रायल कोर्ट के सख्त फैसले के बाद सुशील शर्मा ने फैसले के खिलाफ अपील करने के अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सजा और मौत की सजा दोनों को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की कानूनी दलीलों का पूरा रिव्यू किया। फरवरी 2007 में दिए गए एक अहम फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसने सुशील शर्मा को पहले दी गई मौत की सजा की पुष्टि की और निचली अदालत की दलीलों को सही पाया।
इसका मतलब था कि 2 अलग-अलग अदालतों ने उसे दोषी पाया था और उसके क्राइम को मौत की सजा के लायक समझा था। लेकिन कानूनी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। सुशील शर्मा ने अपने केस की आगे अपील भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में की। 3 जजेस की बेंच, जिसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई शामिल थे, ने अपील सुनी। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना आखिरी फैसला सुनाया। एपेक्स कोर्ट ने सुशील शर्मा की मर्डर की सजा को बरकरार रखा और उसकी गलती पर निचली अदालतों से सहमत हुई। लेकिन एक अहम बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने इसके कारण बताए जैसे शर्मा का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और इस क्राइम को समाज के खिलाफ क्राइम के बजाय एक बिगड़े हुए पर्सनल रिलेशनशिप से निकला हुआ बताया। साथ ही ये भी कहा कि बॉडी को जलाने से पहले टुकड़े करने का कोई सबूत नहीं था। काफी समय जेल में बिताने के बाद सुशील शर्मा की समय से पहले रिहाई का मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया। 21 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल शामिल थे, ने तिहाड़ जेल से उसकी फौरन रिहाई का आदेश दिया। इस समय तक शर्मा लगभग 23 साल जेल में बिता चुका था, जिसमें उसके ट्रायल का समय भी शामिल था। कोर्ट ने अपने फैसले में कई बातों पर गौर किया, जिसमें उसकी लंबी कैद के दौरान लगातार रिपोर्टेड अच्छा चाल चलन भी शामिल था। दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और उसके चीफ प्रोबेशन ऑफिसर की सिफारिशों ने भी अहम भूमिका निभाई। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कैदियों के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं और शर्मा को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना सही नहीं था, खासकर उसकी उम्र और उसके बुजुर्ग बीमार माता पिता की जरूरतों को देखते हुए।